सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और ये चैप्टर पढ़ने और समझने से पहले यह आवश्यक है कि आपने पहले वाला चैप्टर अवश्य देख लिया होगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे मानव संग्राहक और शिकारी जीवन जी रहा था और तभी मौसम में परिवर्तन आता है, जिस वजह से पृथ्वी की सतह पर फैली हुई अपार बर्फ और स्नो आइस धीरे धीरे पिघलने लगती है मौसम परिवर्तन की वजह से, मौसम के गर्म होने की वजह से, और घास के मैदानों में तब्दील हो जाती है। और फिर अनेक जानवर जो इस तरह का हरा चारा खाते थे उनकी संख्या बढ़ने लगती है और वहीं से फिर आगे का इतिहास शुरू होता है। और आज के इतिहास में हम शुरू कर रहे हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो पूरे की पूरी पृथ्वी के अलग अलग इलाकों और भारत में गेहूं, जौ और धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, यानी कि उन्हें कोई भी उगा नहीं रहा था। वो अपने आप जैसे और जंगली घास उगते हैं वैसे ही उगने लगे थे। और महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को ये अनाज मीठे और खाने में अच्छे लगे, इसलिए उन्होंने इन अनाजों को जो ऐसे घास के रूप में उगे हुए थे और उन्हें भोजन के लिए ये अच्छे लगे और ये लगा कि ये हमारा भोजन बन सकते हैं, तो उन्होंने उन जंगली घासों से ये सब चीजें गेहूं, जौ और धान को बटोरना और इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब वो ये सब कुछ कर रहे थे तो मानव और अन्य प्राणियों में एक महत्वपूर्ण अंतर होता है कि वो चीजों का अवलोकन अर्थात देख करके सीख पाता है कि चीजें कैसे घटित हो रही है। तो वो भी ये सब कुछ देख करके सीखने लगा कि अनाज कहाँ उगते हैं, कब उगते हैं, कब पक करके तैयार होते हैं और क्यों उगते हैं। उसने देखा कि जैसे ही एक खास मौसम में डाले गए बीज उग करके पौधे बन जाते हैं और फिर पानी प्राप्त करके और धीरे धीरे वो पक जाते हैं, तो उसने सोचा कि हम रोजाना घूम घूम करके अपना भोजन प्राप्त करें, इससे अच्छा है कि इन्हें हम ही उगाएं। और ऐसे ये सब कुछ जब इन पौधों की प्रक्रिया को देखा, उनका उगना, बढ़ना और पकना, और जब यही कुछ मानव ने अपने नियंत्रण में करना शुरू किया, तभी मानव कृषक बन गया। अब वो अनाज और बटोरने वाला नहीं बल्कि अनाज उगाने वाला बन गया। इसी तरह घरों के आसपास उसने चारा रख दिया, जो हरा चारा पशु खाते थे, तो वो कई पशु उनके पास आने लगे। शुरुआत में उन पशुओं का मानव ने शिकार करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि कुछ जानवर उसके लिए हानिकारक नहीं है और आज जितना भोजन चाहिए वो मिलने के बाद में अन्य जानवरों को हम बंदी बना करके अर्थात उन्हें पालतू बना करके भी रख सकते हैं। इसी पालतू बनाने की सीरीज में सबसे पहले हमारे जो मानव पूर्वज थे उन्होंने कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया? तो ये एक बहुत ही बड़ा और मजेदार सवाल है। पहला ये कि कुत्ता कभी भी मनुष्य के भोजन को खुद से नहीं खाता था, बल्कि वो मनुष्य के खाने के बाद में किसी भी शिकार या अन्य अनाज से बनाई गई किसी चीज को छोड़ने के बाद में बचे हुए को खाता था। इस तरह से मनुष्य के भोजन के लिए कुत्ता किसी भी तरह से खतरनाक नहीं था। दूसरा, अगर कहीं भी दूर से कोई ऐसा शिकारी जानवर आता तो कुत्ता भौंक करके और अपने मालिक को अर्थात जो उसके नए नए साथी बने थे मानव को अलर्ट कर देता था कि कोई आ रहा है, कोई खतरा है, और उस खतरे को निपटने में कुत्ता उनकी मदद भी करता था। इसके अलावा जब मनुष्य शिकार के लिए निकलता तो ये कुत्ते जिसको मनुष्य ने अपना बचा हुआ भोजन दिया था या फेंक दिया था उसे खाने के बाद में, कुत्तों की अपनी प्रकृति थी, अपनी नेचर थी, उन्होंने मानव को अपने आप को ऋणी माना मानव का और उनका साथ दिया शिकार करने में। इस तरह से मानव ने पहचाना
कि यह जीव बहुत ही उपयोगी है और उसने कुत्तों को अपना मित्र बना लिया। तो कुत्ता हर जगह मानव की मदद करने लगा और एक परमानेंट साथी के रूप में सामने आया। और कुत्ता इतना समझदार था कि वो ये भी समझता था कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो इस तरह से मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। और भी बहुत सी वजह हो सकती है, वो आप देखिए कि और क्या क्या वजह हो सकती है कि मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। तो इस तरह से हम और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, ये देखिए आज यही कुत्ता हमारे जो घर के बाहर हमारी सुरक्षा करता था, अब वो घर के अंदर बहुत से मनुष्य जो अकेले रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए आ चुका है। उनको दोस्त के रूप में उनके एकांतवास को खत्म करने के लिए आ चुका है। तो इस तरह से कुत्ते का डोमेस्टिकेशन अर्थात कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया, उसके बाद में भेड़ें बकरियां इन्हें पालतू बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि और भी बहुत से जानवर हैं। यहाँ पर आप घोड़ा देख रहे हो। जब मनुष्य को लगा कि आपको काफी दूरी तक यात्रा करनी पड़ती है और ये बोझा ढोने और सवारी करने के काम आ सकता है, तो घोड़ों को पालतू बनाया जाने लगा। इसी तरह से बिल्लियों का बहुत महत्व था। जैसे कुत्ता बाहर से सुरक्षा कर सकता था, घर में घुसे किसी सांप के लिए, उनके अनाज को नुकसान करने वाले चूहे को खत्म करने के लिए बिल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अतः उसने अपने भोजन में से जो कुछ बचता था वो बिल्लियों को खिलाना शुरू किया। इसी तरह से बकरियां अच्छा भोजन भी होती थी और इनका दूध भी वो प्राप्त कर सकते थे। गाय भैंस, इस तरह से उसने फिर डोमेस्टिकेशन शुरू किया। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से मनुष्य ने क्या सीखा? खेती करना सीखा, अर्थात बीजों को बोना सीखा और वो बीज कैसे उगते हैं और कैसे वो पकते हैं, पकने के बाद में कैसे। तो जैसे ही मानव ने ये बीजों को बोना शुरू किया तो ये अब उसकी एक मजबूरी बन चुकी थी कि पहले वो जगह जगह घूम करके भोजन इकट्ठा करता था, अब उसने घूम करके भोजन इकट्ठा करना बंद कर दिया। और ये उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि जो मानव खेती करता है उसे लंबे समय तक एक जगह पर ठहरना पड़ता है, वहां पर अपना घर बनाना पड़ता है, क्योंकि जो कृषि की गई होती है उसका बीज बोने के बाद में बहुत से जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करनी पड़ती है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है और जो उसके आसपास जो पौधों के और फसल के जो खरपतवार उगते हैं उन्हें साफ करना पड़ता है, फिर एक निश्चित समय पर उन्हें काटना पड़ता है। तो इस तरह से बसने की प्रक्रिया शुरू होती है और मनुष्य जो पहले जगह जगह घूमता रहता था, यायावर जीवन व्यतीत करता था, अब उसने एक जगह पर बसना शुरू कर दिया था और कृषि की वजह से ऐसा करना उसकी मजबूरी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य ने जैसे ही इन पौधों को उगाना और जानवरों को पालना शुरू किया, यानी जंगली पौधे और जंगली जानवरों को पालतू बनाया, दोनों को ही, तो ये एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया थी। और आज भी किसान ऐसा करते हैं कि जैसे ही वो पौधों को खेत के लिए लेकर के आते हैं, यानी दानों को, तो वो ये नहीं है कि कोई भी जैसे गेहूं का दाना है तो उसे फसल के लिए उगा लेते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो पौधों के रूप में छंटाई करते हैं कि ये पौधा है, ये अच्छा है, इसलिए इसके बीज को हम आगे फसल बोने के लिए उपयोग करेंगे। यानी केवल अच्छे पौधों के बीजों को ही आगे की फसल उगाने के लिए काम में लाया गया। इसी तरह से जानवरों को पालते समय भी ये सावधानियां बरती गई। चलिए देखते हैं कैसी सावधानियां बरती गई। पौधों तथा जानवरों का चयन ऐसे करते थे जिन जानवरों और जिन पौधों के बीमार होने की संभावना कम हो या जिनके दाने बड़े हों ताकि फसल ज्यादा हो, तो बड़े दानों वालों का चयन किया गया। इसके साथ साथ ये देखा
कि कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं जो तूफान आने पर टूट करके नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से फसल कम होती है। तो मनुष्य ने ऐसे फसलों को या ऐसे पौधों की छंटाई की जिनकी डंडलें मजबूत होती थी और जो नहीं टूटती थी। इसके बाद में आगे देखिए, ऐसे डंडल जिनके जो मजबूत होते थे वो ऊपर दाने का भार बहुत ज्यादा होने पर भी उसे सहन कर लेते थे। इस तरह से मनुष्य ने अच्छे वाले पौधों को आगे की फसल के लिए चुना और बीजों को संभाल करके रखा, और अगली बार जब फसल का मौसम आया तो अच्छे वाले बीजों को बोया। इसी तरह से मनुष्य ने, जैसे मान लीजिए भेड़, बकरियां, गाय, ऊंट, भैंस, इनको जब पाल रहे थे तब ये एक चीज और देख रहे थे कि इनमें से कुछ गायें, भेड़ें जो ज्यादा आक्रामक होती थी, जो अपने मालिक का कहना कम मानती थी या आपस में लड़ती रहती थी, ऐसे जानवरों का आगे प्रजनन नहीं होने दिया और सबसे पहले उन्हीं जानवरों को खाया जो ज्यादा खतरनाक थे, जो दूसरे जानवरों को मारते थे या खुद मालिक यानी कि मानव के लिए खतरनाक थे। इस तरह से मानव ने केवल उन्हीं पशुओं को रखा, क्योंकि जो इस तरह के जानवर थे जो ज्यादा आज्ञाकारी थे, उनकी संतानें और आगे के जो प्रजनन के बाद में होने वाले जो पशु होंगे वो भी ज्यादा आज्ञाकारी होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जीन हमारे व्यक्तित्व को बहुत कुछ प्रभावित करते हैं, तो ऐसा ही यहां पर हुआ। इस तरह से जो आज हम जानवर पाल रहे हैं वो हजारों लाखों सालों की एक प्रक्रिया से गुजरे हैं। हमारे पालतू जानवर कम हिंसक होते हैं, जो जानवर हिंसक होता है उसे मार करके खा लिया जाता था, और इस तरह से अहिंसक जानवर आगे बढ़ते गए और हमने केवल उन्हीं जानवरों को आगे रखा, उन्हीं की संतानों को जन्म लेने दिया जो कम अहिंसक और ज्यादा हमारा कहना मानने वाले थे। तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत छोटे और सींग भी छोटे होते हैं, ये आपने देखा होगा। तो आप जब जंगली जानवर और पालतू जानवर की तुलना करोगे तो ये दोनों अंतर देखोगे कि जंगली जानवरों के दांत बड़े, पालतू जानवरों के दांत छोटे। जंगली जानवरों के सींग बड़े और तीखे यानी नुकीले होते हैं और पालतू जानवरों के कम, क्योंकि मानव ने जब उन्हें पालतू बनाया तो ये सावधानी बरती थी कि आपके लिए अर्थात मानव के लिए जो कम खतरा है हम उसी को पालतू पशु के रूप में प्रयोग करें। तो इस तरह से जैसे ही ये सब कुछ हुआ, उस सब ने मानव के बसने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया और साथ साथ खेती करना शुरू की, और इसी खेती करने की शुरुआत ने मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। जो लंबी लंबी हर रोज खाने की तलाश में यात्रा करता रहता था, अब उसी मानव को एक जगह पर अपने पौधों और अपने खेत की देखभाल के लिए एक जगह तक लंबे समय तक रहना पड़ता था। फसल के बोने से लेकर के उसके पकने तक उसे बहुत से काम करने पड़ते थे। पौधों की सिंचाई करनी पड़ती थी, उसके आसपास के खरपतवार को हटाना पड़ता था, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करनी पड़ती थी। इस कारण से मनुष्य को एक जगह पर बसने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो उसके लिए सुखद था, क्योंकि हर रोज घूमना, चलना, अन्न को बटोरना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी, जिससे निजात खेती ने दिलवाई और लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने शुरू किए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी तरह जैसे ही मनुष्य के पास फसल से जो अनाज आया था, अब उसे रखने के लिए भी एक बड़ी समस्या हो चुकी थी, क्योंकि उसी फसल को, उसे उन्हीं अनाजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना पड़ता था। और इसी समस्या से निजात पाने के लिए उसने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, क्योंकि उसे लगता था कि बहुत से कीट पतंगे, जीव जंतु उसके अनाज को चट करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डीकंपोस्ट कर देते हैं। इस वजह से उसने आज तक मनुष्य अपने अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बहुत से तरीके अपनाता है। उसने टोकरियां बुनी
और कई बार मानव ने जमीन में गड्ढा खोदा और उसे चारों ओर से अच्छे से बनाया ताकि उसका अनाज सुरक्षित रहे। तो शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन नहीं बनाते थे, और इन मानव ने क्यों बनाया अवश्य आप समझ गए होंगे, और बाकी आप अपनी कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति की मदद से इन उत्तरों को खोजिए। तो जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है, तो जिससे ही मनुष्य जो पालतू जानवर रखते थे आगे से आगे उनकी संख्या बढ़ती थी, और यही सभी जानवर दूध देते थे, और इन्हीं से मनुष्य को मांस मिल जाता था। इसलिए उसे मांस की खोज में भी भटकना नहीं पड़ता था, और शिकार करने की उतनी आवश्यकता नहीं रही थी जितनी पहले थी। अब उसके लिए मांस उसी के घर में उपलब्ध होता था, तो भोजन का एक अच्छा स्रोत वो साथ लिए ही रहता था। अपने घर पर ही उसे अब भोजन मिलने लगा, क्योंकि जो पशु थे वो भी खाद्य भंडार थे, और पशुपालन भोजन के भंडारण के एक तरीके के रूप में सामने आया, जो कि खराब भी नहीं होता था, और जो घास वगैरह चर करके उसका आकार लगातार बढ़ता रहता था। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता होगा, आप अपनी तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का प्रयोग करिए और देखिए कि भोजन के अलावा उसे दूध मिलता था, जो गोबर वो करता था, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल वो निकालता उसी से खाद बनती, और उसी खाद को वो फसल में उपयोग करने लगा। उन्हीं जानवरों का उपयोग करके वो अपने खतरों को जैसे कुत्ते से दूर करने लगा, बिल्ली से घर के अंदर के खतरों को दूर करने लगा, घोड़े की मदद से वो दूर दूर तक जाने लगा। तो इस तरह से जानवर उसके जीवन का अहम अंग बन गए। तो चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। पुरातत्वविद स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविद वो वैज्ञानिक होते हैं जो पुरानी चीजों से खोज करते हैं, अनुमान लगाते हैं, इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और हमारे लिए इतिहास का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ये पुरास्थल नाम आपको दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है वह स्थान जहां पर पुरानी वस्तुएं मनुष्य को और पुरातत्वविदों को प्राप्त होती है। झोंपड़ियों और घरों के निशान। इन पुरातत्वविदों को इन्हीं पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले। इन्हीं में से हमारे भारत में जो सबसे उत्तर में है कश्मीर प्रांत, और आजकल वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है, वहां पर बुर्ज होम नामक एक जगह है, वहां पर घर मिले हैं। लेकिन वो घर आज जैसे नहीं थे, बल्कि उस समय का मानव गड्ढे बना करके अपने घर बनाता था, अर्थात जमीन में एक गड्ढा खोदता, और जिसे पुरातत्वविदों यानी कि इतिहासकारों ने गर्तवास कहा है। इसमें नीचे उतरने के लिए अर्थात अपने गड्ढे नुमा घर में उतरने के लिए उसने सीढ़ियां भी बनाई थी। आप सोचिए कि वो ऐसे गड्ढे नुमा घर क्यों बनाता था, क्योंकि ऐसा बनाना उसके लिए सरल भी था। तो सरल क्यों था? क्योंकि उस समय में ईंटें वगैरह वहां के मानव को नहीं मिली थी और कोई तरीके थे नहीं, तो उसने सर्दी गर्मी और जानवरों से बचने के लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होती है और जमीन में घर बनाना कितना आसान रहा होगा शुरुआत में। चलिए, झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पर ही आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम की हम बात कर रहे हैं, घर के अंदर भी वो खाना बनाते होंगे और बाहर भी बनाते होंगे, और साथ साथ हो सकता है बाहर जो उसने जो आग जलाई थी, हो सकता है उसने उस आग का प्रयोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए किया था। तो यहाँ पर आपको एक काम भी दिया गया है गृह कार्य के तौर पर कि गर्तवास का आप चित्र बनाओ कि गड्ढे के घर कैसे होंगे। तो पूरा पाषाणीय युगीन उपकरणों से इस युग के उपकरण थे वो भिन्न थे, और ये नए वाले जो ज्यादा अच्छे उपकरण थे इन्हें नव पाषाणिक उपकरण कहा गया, क्योंकि जो पाषाण के पत्थर के जो उपकरण थे, जो औजार थे, उनमें जैसे ही इतिहासविदों ने ये देखा कि ये जो
औजार मिले हैं ये ज्यादा सुंदर, ज्यादा उपयोगी, ज्यादा नुकीले हैं। अतः इस युग जिसमें इन औजारों का प्रयोग किया गया, उन औजारों के युग को नवपाषाण युग कहा गया। और इसी नवपाषाण में मनुष्य ने पशुपालन के अलावा खेती शुरू करके एक जगह पर बसना शुरू कर दिया। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि इन औजारों की धार को अधिक पैना किया गया। पैना करने के लिए क्या किया गया? पत्थर से पत्थर को रगड़ा गया, जिससे पत्थर चिकने होकर के यूं लगने लगे कि जैसे इन पर कोई पालिश की गई हो। इसके अलावा आज भी आप देखते हो कि घर में अनाज पीसने के लिए औंखली और मुसल होते हैं, खासकर गांव में। इसके अलावा उस समय में भी अनाज और वनस्पतियों को पीसने के लिए इस तरह के पत्थर के औजार मिले हैं। और इन औजारों में हड्डियों का भी प्रयोग होता था। देखिए यहाँ पर कुछ एक औजार यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ये औजार नवपाषाण काल के हैं और यहाँ से आपको नुकीले लग रहे होंगे। जब पत्थर से पत्थर को मारा गया तो यहाँ से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े टूट करके गिर गए और ये तीखा होता गया। बाद में इनकी घिसाइयां की गई और काटने चीरने के लिए ये पत्थर के औजार ज्यादा सरल थे और ज्यादा अच्छे थे। इस कारण से इन औजारों को नवपाषाण युगीन औजार और इस सभ्यता को यानी इनको प्रयोग करने वाले मानव को नवपाषाण कालिक मानव कहा गया। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। इस काल में मानव ने, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, कि जैसे ही उसके फसल हुई तो फसल को यानी कि फसल के अनाज को बचाने के लिए उसे बर्तनों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए इसी युग के मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए और इन पर अलंकरण भी किया। जैसे आज भी आप जब मिट्टी के बर्तन देखते हो तो उन पर काले रंग से कुछ एक आकृतियां उकेरी गई है। ये नवपाषाण काल से ही चला आ रहा है। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था और आजकल मनुष्य पानी रखने के लिए इनका उपयोग ज्यादा करता है। उस समय में पानी और अनाज दोनों रखने के लिए होता था। आज भी बहुत सी जगह पर इन्हीं प्रयोगों के लिए अब भी बर्तनों का प्रयोग होता है और खाना बनाने के लिए भी इनका उपयोग होने लगा। इसके अलावा मनुष्य जो शुरुआत में जानवरों की खाल से कपड़ा बुनता था, फिर उसे कपास से रेशा और धागा बनाना जैसे ही सीखा तो कपड़े बनने की भी शुरुआत हो गई। तो क्या ये सारे के सारे परिवर्तन, अनाज का उगना, उसके बाद में बर्तनों का बनना, घरों का बनना, हथियारों में इस तरह के परिवर्तन, क्या ये रातों रात हो गए थे? नहीं, ना ही तो ये रातों रात हुए थे, बल्कि इनमें सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगा था। बहुत धीरे धीरे ये परिवर्तन हुए थे और ना ही ये परिवर्तन एक जगह पर हुए थे, बल्कि अलग अलग जगह पर अलग अलग से परिवर्तन होते रहे और फिर मानव ने एक दूसरे को देख करके बहुत कुछ सीखा। हजारों सालों में ये सब कुछ परिवर्तन घटित होते रहे और आज हम ये देखिए कि कहां तक पहुंच चुके हैं। यही सभी इन्हीं परिवर्तनों से वो कहानियां शुरू होती है। आज जो आप खाना खाते हो, जो खेत से कुछ लेकर के आते हो, वो इन्हीं पूर्वजों के द्वारा ढूंढा गया था। क्या खाने लायक है और क्या खाने लायक नहीं है, क्या खतरनाक है, क्या औषधि के रूप में उपयोग हो सकता है, क्या नहीं। तो हम अपना इतिहास पढ़ करके ही जान सकते हैं कि हमने ये यात्रा कहां से शुरू की, कितनी कठिन और कितनी मुश्किल यात्रा थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे ही कृषि शुरू हुई, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आज के पाकिस्तान में है और ईरान की तरफ जो बोलन दर्रा निकलता है, उसी बोलन दर्रे के पास एक मैदान है और उसी मैदान में सबसे पहले हिंदुस्तान में अर्थात भारत में मनुष्य ने कृषि करनी शुरू की और भेड़ और बकरियों को पालना शुरू किया। हमें इन स्थलों की अर्थात मेहरगढ़ स्थल की खुदाई से पता चला, यहाँ से जानवरों की हड्डियां मिली है, उनमें हिरण की हड्डियां मिली है, सुअर की हड्डियां मिली है, इसके अलावा भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली है। और यहाँ के मकान आप देख रहे हो
कि चौकोर है। जैसे कि पहले हमने देखा कि गड्ढे वाले घरों का जिक्र था, लेकिन जो मेहरगढ़ नामक जगह है आज के पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास, ये इस तरह से चौकोर घर बनाते थे और ईंटों का उपयोग करते थे। और आम तौर पर प्रत्येक घर में इस तरह से 4 कमरे होते थे और उनमें से कुछ कमरे अनाज के भंडारण के लिए होते थे। कुछ एक जगह पर ये इनसे ज्यादा भी कमरे मिले हैं। मृत्यु के बाद में उस समय का मानव ये सोचने लगा था कि मृत्यु के बाद में मनुष्य के साथ क्या होता है, और वो ये भी मानने लगा था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। जैसे कि आजकल जब बुजुर्ग आपको कहानियां सुनाते हैं तो ये कहते होंगे कि आत्मा अमर है, मनुष्य की आत्मा कभी भी नहीं मरती। उस समय का मानव भी ऐसा विश्वास करने लगा था। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक कब्र में मृतक के साथ बकरियों को भी लेटाया गया है। तो इन बकरियों की बलि दे करके इस मनुष्य के साथ लेटा दिया गया है इस कब्र में, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि परलोक अर्थात दूसरे लोक में जाने के बाद में भी मनुष्य को भोजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए बलि दे करके इन भोजन को बकरियों के रूप में साथ में ही दफना दिया गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम अब जो जिक्र कर रहे थे हिंदुस्तान का, इसी तरह से पूरी दुनिया में इसी तरह से मानव रहता था। और ये है फ्रांस में एक गुफा जहां पर मानव ने चित्रकारी की हुई है, और इस चित्रकारी में लो अयस्क अर्थात जिससे लोहा बनता है और जिससे चारकोल बनता है, उसकी मदद से चारकोल अर्थात आप जो लकड़ी के बाद में जो कोयला बच जाता है, जो अध जली लकड़ी होती है, उसका उपयोग करके इतनी सुंदर चित्रकारी बनाई उस समय के मानव ने। और आपको जान करके खुशी होगी कि बहुत से मानव वहां आते होंगे, लेकिन ये चित्रकारी सबसे पहले आप जैसे छोटे बच्चों को ही दिखाई दी, क्योंकि आपकी जो निरीक्षण और देखने की शक्ति है वो बड़ों से ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक स्थान जो आज के तुर्की देश, जो कि एशिया और यूरोप के मध्य में स्थित है, जिसे यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यहाँ पर एक स्थान है चताल हयूक तुर्की। यहाँ की खास बात यह है कि इस जगह पर जो चीजें मिली है उनमें सीरिया, जो वहां से कुछ दूरी पर है, वहां से चकमक पत्थर मंगवाया गया था। वहां की खुदाई से चताल हयूक तुर्की में जो है वहां से चकमक पत्थर मिला है, जो कि सीरिया में मिलता था, वहां की पहाड़ियों से मिलता था और यहाँ पर मिला है। ये आग जलाने के भी काम आता था। इसी तरह से लाल सागर जो उससे बहुत दूर था, अगर उस समय क्या देखा जाए तो वहां से जो कौड़ियां मिलती थी वो मिली है इसी स्थान पर, और भूमध्य सागर की सीपियां मिली है। आप सोच करके देखिए कि उस समय का मानव इनका क्या करता होगा, और वहां उस इतनी दूरी तक तुर्की तक ये सब चीजें कैसे पहुंची होगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये कहानी मजेदार और अच्छी लगी होगी। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक नजर हम मानचित्र पर डालते हैं। ये बुर्ज होम है जहां का हम जिक्र कर रहे थे कि गड्ढे वाले घर है। ये मेहरगढ़ है जहां सबसे पहले खेती का अच्छा ऐसी व्यवस्था की गई, बकरी के साथ में कब्र खोदी गई। यहाँ पर बोलन दर्रा है, ईरान में हम जा सकते हैं। ये आज का पाकिस्तान है, पर ये हमारे हिंदुस्तान की इतिहास का ही भाग है। इसी तरह से कोल्डी हवा, इस जगह पर सबसे पहले चावल की खेती, और यहाँ पर ये जो महागदा लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले आपको मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं। ये जो चिरांद जगह है आज के बिहार में है, और जो ये नदी के किनारे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर बहुत से हड्डियों के हथियार मिले हैं। दाऊजली जो जगह है, इस जगह पर आपको बहुत सारे चीन से आए हुए पत्थर के औजार भी, पत्थर के टुकड़े मिले हैं जिनसे औजार बने थे। ये इनाम गांव है जो शुरुआत में जहां पर गांव बसे थे, और यहाँ पर तांबे की धातु का भी प्रयोग होने लगा था। तो चलिए, आप सबका धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आगे से वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।